हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। तो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली अबॉलिश कर दी जाती है, तो उस सीक्वेंस में आज ये सेकेंड एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये एक्ट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इस एक्ट के थ्रू इंडिया में फर्दर रिफॉर्म्स की फाउंडेशन डाली गई, क्योंकि इस एक्ट के बाद बहुत से लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए जो आगे चल कर के इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करने वाले हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते आ रहे हैं इंडिया में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी उस टाइम पे जो जो एक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था, और आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन रूल जो भी एक्ट्स आएंगे उनके थ्रू आगे चल कर के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्रेम किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा किस तरह से, और उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, और उसी सीरीज़ में ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसके क्या पॉइंट्स थे? नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इन्वॉल्व द इंडियन पीपल इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडियंस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें भी इंडियन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इस एक्ट के थ्रू इसे रिकॉग्निशन भी दे दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज कौन कौन से थे, जैसे कि रेवेन्यू, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री एंड फिनेंस। तो हर एक मेंबर ऑफ काउंसिल को एक एक डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया। जिस तरह से आज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है कि मिनिस्टर्स के अंडर में एक या एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया और फिनेंस हो गया। उसी तरह से उस टाइम पे भी इन पोर्टफोलियो को संभालने के लिए जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनको असाइन कर दिया गया था, जो कि इन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने पढ़ा था कि बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर थी उसको छीन लिया गया था, उसे अबॉलिश कर दिया गया था। यहाँ तक कि जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था तभी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इनकी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर को भी अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू इन पावर्स को वापस इनको रिस्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। तो पहले वायसराय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, और अब बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को अब ईजिली मैनेज किया जा सके। Ordinances could be issued by the Viceroy without concurrence of the Council during an emergency। और वायसराय ऑफ इंडिया को ये राइट दे दिया गया था कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल मेंबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो वायसराय जो थे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो वही काम पहले वायसराय किया करते थे। Next point was Viceroy nominated Indians as non-official members of his expanded council। तो इस एक्ट के थ्रू वायसराय को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करें। जो काउंसिल थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया और उसमें कुछ इंडियंस को नॉमिनेशन की बात की गई। तो वायसराय ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। लेकिन ये
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे ऑफिस एक्सपेंडेड काउंसिल, तो जो काउंसिल के नंबर्स को बढ़ा दिया गया तो उनकी काउंसिल की नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ऑफिशियल मेंबर्स वही होंगे जो ब्रिटिशर्स होंगे, जो ब्रिटिश के होंगे वो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और जो इंडियंस होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से इस एक्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट रोल था, इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के थ्रू ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को पार्टिसिपेट किया जाता है, इंडियन को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ईजिली इंडिया में रूल कर सकें। डिमांड्स फॉर ग्रेटर सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस, तो इस तरह से इस एक्ट के थ्रू सेल्फ रूल की डिमांड बढ़ती है इंडियंस में और आगे चल कर के यही इंडिपेंडेंस का फॉर्म लेते हैं। इस तरह से हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ा कि ग्रेजुअली किस तरह से लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए और यही चल के इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।